हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स का, जो आपका आरएचएस बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का पेपर हुआ था, उसका फिजिक्स का सॉल्यूशन आपका बाकी था। तो स्टूडेंट वो सॉल्यूशन भी आ चुका है आपके लिए, बेहद खुशी की बात है। बायोलॉजी केमिस्ट्री को जितना प्यार दिया उसी तरह से आप फिजिक्स के सॉल्यूशन को भी प्यार दीजिए। स्टूडेंट आप बस सपोर्ट कीजिए, आपको आपके आंसर्स बिल्कुल क्लियर कट मिलेंगे। ना कोई स्टूडेंट 98% एक्यूरेसी के साथ जितने भी क्वेश्चन आए आपके ऑन डिमांड पर तुरंत ही फिजिक्स के सॉल्यूशन भी बना दिए गए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए हर एक अपडेट के लिए। और स्टूडेंट वीडियो शेयर करना और लाइक करना, बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाई है। आपके फिजिक्स के सॉल्यूशन आ चुके हैं और फिजिक्स का पेपर थोड़ा टफ आया, ये जरूर माना जाएगा। बायोलॉजी केमिस्ट्री का पेपर इतना टफ नहीं था, केमिस्ट्री मॉडलिंग ज़्यादा थी। तो स्टूडेंट आप लोग टेंशन ना लीजिए, आपको बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन बोथ हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के बच्चों के साथ लैंग्वेज में डिस्कस किया गया। तो आप अपना पेपर के नंबर काउंट करना और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपके कितने नंबर आए और कितना अच्छा पेपर गया। स्टूडेंट आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन था आपका नैनोमीटर का साइज पूछा था, उसमें कि क्या साइज करेक्ट था। तो स्टूडेंट उसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ डायरेक्टली। उसका आंसर 10⁻³ माइक्रोमीटर आंसर करेक्ट था। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर था सेकंड। देखो मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, उनके करेक्ट आंसर्स क्या थे। पूरा सॉल्यूशन आपको एग्जाम की आंसर की आने के बाद करवा दिया जाएगा बिल्कुल, क्योंकि ये एक शॉर्ट वीडियो है जिसमें आपके आंसर बताए गए, जिन जिन क्वेश्चनों को आप देख सकते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन भी करवा सकते हैं जब आंसर बता दिया तो आपको। ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन था एम्पियर का विद्युत लॉ, करंट का लॉ पूछा था स्टूडेंट। उसमें उसका मतलब पूछा था क्या होता है। तो उसमें जो ये वाला ऑप्शन था BDL बराबर म्यू आई नॉट। स्टूडेंट एम्पियर का परपथ का विद्युत का लॉ होता है, वो होता है किसी बंद लूप में अगर धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, तो टोटल जो नियम था वो ये था। ठीक है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट था। चलो स्टूडेंट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जिनको नहीं पता अपने आपको क्वेश्चन याद होंगे, अगर आप ये लोग करके आए तो वो ये आंसर थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था बायो-सावर्ट लॉ। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था बायो-सावर्ट लॉ आल्सो नो इन। थर्ड क्वेश्चन था बायो-सावर्ट के नियम को किस नाम से जानते हैं। ठीक है, बायो-सावर्ट का लॉ, बायो-सावर्ट लॉ। तो स्टूडेंट उसमें दो ऑप्शन थे, एम्पियर ऑफ लाप्लास। ठीक है, एम्पियर ऑफ लाप्लास। ठीक है, इसमें करेक्ट ऑप्शन अगर दोनों ही ऑप्शन मानते हैं वो लाप्लास और एम्पियर लॉ। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको बोनस मिल भी सकता है और नहीं भी। अगर नहीं मिलता तो इसका करेक्ट आंसर स्टूडेंट जाएगा एम्पियर। ठीक है, एम्पियर। बायो-सावर्ट के लॉ वाले का जो आंसर था, करेक्ट आंसर एम्पियर है। अगर उसमें ये बोनस क्वेश्चन था, इसमें लाप्लास और एम्पियर दोनों ही आंसर है, पर स्टूडेंट अगर वो सही मानते तो एम्पियर मान सकते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की जो तीव्रता होती है उसके बीच के संबंध को बताता है ये। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें फोर्थ। यहाँ आपको आंसर मिलने वाले, क्योंकि एक शॉर्ट और स्वीट्स वीडियो है जिससे आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएंगे बायो-सावर्ट का लॉ। ठीक है, और होता क्या है ये आपको पता है, B बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई DS या R वेक्टर अपॉन R उसके, ये होता है बायो-सावर्ट का लॉ। ठीक है, और एम्पियर और लाप्लास दोनों ही इसके आंसर थे, पर करेक्ट आंसर एम्पियर हो अगर वो एम्पियर मानते तो। ठीक है, बायो-सावर्ट के लॉ को एम्पियर के नियम के नाम से भी जान सकते हैं। ये एक बोनस स्टार मार्किंग क्वेश्चन है जिसके ऊपर आंसर RHS फाइनल करेगी, वही आंसर पर इसके अकॉर्डिंग एम्पियर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कौन सा स्टूडेंट, 5 नंबर। नेक्स्ट है 5। अगर आपको इसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट जब भी आंसर किया जाएगा तो फुल एक्सप्लेन के साथ बता दिया जाएगा। इसमें इस वीडियो में सिर्फ आपको आंसर बताएं जो आंसर कही थे सही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था स्टूडेंट 4 नंबर। 4 नंबर में पूछा है मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ सॉफ्ट आयरन। जो कच्चा लोहा होता है, हिंदी में बोलते हैं कच्चा लोहा और इंग्लिश में बोलते हैं सॉफ्ट आयरन की परमेबिलिटी, हिंदी में बोले तो पारगम्यता। ठीक है, दोनों ही स्टूडेंट देख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश वाले, पारगम्यता। स्टूडेंट फिजिक्स आपकी थोड़ी सही आई थी, तो इसमें आपकी जो कट ऑफ को लेके आप सोच रहे थे, तो फिजिक्स एक ऐसी सब्जेक्ट बनती है जो कट ऑफ को कम करती है हर बार।
ठीक है, फिजिक्स में बहुत सारे स्टूडेंटों के गलत गए हैं, तो फिजिक्स की वजह से सबके नंबर में कमी आएगी और कमी आने से कट ऑफ भी कम हो जाएगी, तो आपको घबराने वाली बात बिल्कुल है नहीं। अब बात करते हैं पारगम्यता, परमेबिलिटी पूछी सॉफ्ट आयरन, सॉफ्ट आयरन को बोलते हैं कच्चा लोहा, कच्चा लोहे की पारगम्यता कितनी होती है, तो स्टूडेंट इसकी होती है 0, ठीक है, सॉफ्ट आयरन की परमेबिलिटी 0 आंसर आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया डेविएशन और जर्मर का जो एक्सपेरिमेंट था वो किस पे आधारित था, किसका, डेविसन और जर्मर का, डेविसन और जर्मर का। इसको हमने व्हाइट बोर्ड पर रिकॉर्ड नहीं किया, इसको आप डायरेक्ट ऑनलाइन बता देता हूँ क्योंकि बच्चों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, इसलिए सिर्फ आंसर बता दिए जाएंगे, करेक्ट आंसर क्या। डेविसन और जर्मर का जो एक्सपेरिमेंट था, किसका, डेविसन और जर्मर का जो एक्सपेरिमेंट था वो डिफरेंशिएशन के पैटर्न पे था, डिफरेंशिएशन, ठीक है, हिंदी में बोला जाए तो विवर्तन पैटर्न, विवर्तन, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, इन्होंने पार्टिकल को एक निश्चित डिग्री पे डाला था जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हुए थे, ठीक है, डिफरेंशिएशन, विवर्तन ऑप्शन करेक्ट है। बाकी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो नेक्स्ट वीडियो में आप देखें, इस वीडियो में सिर्फ आपको आंसर बताए गए हैं जिससे आपको आंसर एटलीस्ट पता चल जाए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर, एक बार देख लीजिए ये आंसर ऑप्शन से, लेट नाइट वीडियो शूट हो रहा है आपका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 था, आपका कोड का कौन सा भी क्वेश्चन हो सकता है, पर आपको ये क्वेश्चन थे एग्जाम पेपर में मोस्टली सबसे ज़्यादा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के तीनों के एकमात्र अपने यूट्यूब चैनल ने सॉल्व करवाया पूरा पेपर, ठीक है, अभी तक किसी ने नहीं करवाया, मोस्टली 30-40 क्वेश्चन करवाए सभी ने, वो भी सारे सब्जेक्ट मिक्स करके। अपन पर्टिकुलरली हर एक सब्जेक्ट की वीडियो बनाना, तो स्टूडेंट आप वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर कीजिए अधिक से अधिक संख्या में, आप चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, आपकी इतनी मेहनत की जा रही है, ठीक है, इतना तो आपका फर्ज बनता ही है। नेक्स्ट पूछा फोटोन, ध्यान रखेंगे फोटोन के बारे में पूछे, नॉट प्रोटोन, फोटोन आर इलेक्ट्रिकली, इसमें पूछा कि फोटोन की, स्टूडेंट इसने फोटोन के बारे में पूछा, फोटोन और इलेक्ट्रिकली, फोटोन पे क्या चार्ज होता है, मतलब कैसे आवेशित होते हैं, फोटोन कैसा आवेशित है, फोटोन का आवेशन पूछा है, तो फोटोन का जो आवेशन होता है वो स्टूडेंट कैसा होता है, न्यूट्रल, फोटोन न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, कैसा होता है, उदासीन, ठीक है, न्यूट्रल उदासीन, इस पर नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता और इसका कोई क्षय नहीं होता, क्षय भी नहीं होता और कोई चार्ज भी नहीं होता, ये फोटोन के बारे में, ठीक है, आप समझ गए होंगे। फोटोन के पूछे, नॉट प्रोटोन, फोटोन आर इलेक्ट्रिकली, फोटोन का आवेशन कैसा होता है, उदासीन होता है, नो चार्ज, कोई क्षय नहीं होता। चलो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, मेरे पास आपका कौन सा भी कोड होगा उसके अकॉर्डिंग होगा। इसमें पूछी थी इसने मैग्नेटिक फील्ड की, चुंबकीय फील्ड की, चुंबकीय फील्ड की यूनिट पूछी थी, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर था, वैसे ऐसे यूनिट होती है टेस्ला, एक टेस्ला में होती है वेबर इंटू मीटर स्क्वायर। ये स्टूडेंट जो इस बच्चे आंसर करके आए थे, जो स्टूडेंट आंसर करके आए थे करेक्ट है, आप लोग देख लीजिए आपके कितने सही जा रहे हैं कितने गलत जा रहे हैं, यहाँ से आप आराम से देख सकते हैं। तो स्टूडेंट फिजिक्स सबकी खराब गई थी मुझे पता है, तो कट ऑफ भी कम जाएगी, आप टेंशन मत लीजिए, फिजिक्स सही, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट एक टेस्ला वेबर इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना बेटा, वीडियो शेयर जरूर करना, आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखता हूँ स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, इसने पूछा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की यूनिट पूछी है इसने, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हिंदी में बोला जाए तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की यूनिट पूछी है, ठीक है। देखो थोड़ा पेन की राइटिंग ऐसी है क्योंकि आप पता है मोबाइल की स्क्रीन छोटी होती है और उस पर जो पेन है वो भी छोटा होता है, तो इसके आपको आंसर से मतलब आंसर आपका आएगा न्यूटन पर मीटर, वो न्यूटन पर कूलम, ठीक है, यहाँ सिर्फ आंसर आपको बता देंगे न्यूटन पर कूलम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर 9। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल, विद्युत क्षेत्र विभव। विद्युत विभव पूछा, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल पूछा है। इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल के बारे में पूछा, ये किसके क्या होता है? विद्युत क्षेत्र विभव, ठीक है। तो ये डिस्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती होता है, किसके? इनवर्सली अपॉन डिस्टेंस। आप यहाँ से ये वाला ऑप्शन सही था, क्योंकि अपन फॉर्मूले से निकालते हैं बी नॉट माइनस वी इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। यह दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, किसके? दूरी के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। हिंदी इंग्लिश वाले दोनों मीडियम के बच्चे जरूर, लेकिन दोनों की लैंग्वेज में सॉल्व करवाया गया जिससे आपको आसानी हो। दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं स्टूडेंट, 10 क्वेश्चन। चलो 10 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 10वें नंबर पर मेरे जो क्वेश्चन दिया गया था स्टूडेंट, उसने तुम्हारा पूछा यंग डबल एक्सपेरिमेंट। जो यंग ने डबल एक्सपेरिमेंट किया था वो किस पर डिपेंड था? तो वो स्टूडेंट डिपेंड था इंटरफेरेंस। अब इंटरफेरेंस को हिंदी में मेरे हिसाब से तो अध्यारोपण बोलते हैं। नहीं, जिनको नहीं पता तो वो गूगल से इंटरफेरेंस की हिंदी देख लेना, वो करेक्ट ऑप्शन था। कौन सा? यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था, वो अध्यारोपण या इंटरफेरेंस पे आधारित था स्टूडेंट, ठीक है। चलो अब आपके 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर था मॉडर्न फिजिक्स से। इसने पूछा था जो जीनर डायोड होता है, जीनर डायोड क्यों टूटता है? जीनर डायोड का ब्रेकडाउन पूछा था। क्या पूछा था? जीनर डायोड का ब्रेकडाउन। तो स्टूडेंट मैं बता देता हूँ ये कौन सी कंडीशन में टूटेगा। जब हाईली डोपिंग कर दें, क्या कर दें? अधिक मात्रा में डोपिंग कर दें, हाईली डोपिंग कंसंट्रेशन। जब अधिक सांद्रता की अपन डोपिंग कर देते हैं, कंसंट्रेशन वाला ऑप्शन करेक्ट था, जिसके कारण जो रिवर्स वोल्टेज होता है, रिवर्स वोल्टेज बढ़ जाता है, ठीक है। रिवर्स वोल्टेज बढ़ जाता है तो जंक्शन के बीच में जो भी कोवलेट बॉन्ड होते हैं, संयोजी बंध होते हैं, वो टूट जाते हैं, ठीक है। संयोजी बंध टूट जाते हैं। इस कारण हाईली डोपिंग के दौरान ही जीनर डायोड का ब्रेकडाउन होता है, उच्च सांद्रता की डोपिंग, ठीक है। हिंदी में आप देख लेना इसका मतलब क्या। करेक्ट ऑप्शन यही था, हाईली डोपिंग कंसंट्रेशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो स्टूडेंट, कोई भी क्वेश्चन का आंसर वहाँ कुछ अलग आता है। देखो मेरे पास स्टूडेंट ने जिस अकॉर्डिंग क्वेश्चन भेजा उसके अकॉर्डिंग एग्जैक्ट यही आंसर है। मोस्टली जो भी क्वेश्चन है उनके 98% आंसर यही है, 1-2% की त्रुटि हो सकती है। बिकॉज क्योंकि एक स्टूडेंट ने सारे क्वेश्चन भेजे, उसने 100 क्वेश्चन याद किए थे, तो उसमें मानवीय त्रुटि समझ के एक आध क्वेश्चन के कुछ और भी पूछ सकते हैं, तो वो उस गलती को आप जरूर देख लेना। पर एक्चुअल में 98% करेक्ट आंसर यही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 12। 12वें नंबर पर आपको एक सवाल पूछा था, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम। एक कूलम में आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी थी। किसकी? इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। तो स्टूडेंट आपने पढ़ा होगा, फर्स्ट चैप्टर है Q बराबर एन ई। आपके पास n निकालना है, आपको Q दिया है, E से डिवाइड करेंगे, 1/1.6 इंटू 10⁻19 आप सॉल्व करोगे तो 6.25 इंटू 10⁻18 वाला आंसर आ रहा था। वो आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। एक कूलम में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछी थी आपको, Q बराबर एन, एन बराबर Q अपॉन ई से आप सॉल्व करोगे तो 6.25 इंटू 10⁻18 वाला आंसर करेक्ट था। चलो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पर चलते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन को पूछा था पावर फैक्टर। पावर फैक्टर पूछा था, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है cos थीटा बराबर R/Z। R प्रतिरोध, Z होती है प्रतिबाधा, ठीक है। ये सबके लिए Z की वैल्यू अलग अलग होती है, R तो नियत होता है, तो cos थीटा बराबर R/Z वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट था। जो स्टूडेंट ये आंसर करके आए हैं वो उनका बिल्कुल सही है, पावर फैक्टर। हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम वाले बच्चों का ये वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ।
तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपने पास है 40 नंबर। 40 नंबर में एक पूछा है कि टेम्परेचर से मैग्नेटिक सस्पेबिलिटी पर क्या प्रभाव करता है। जब अपन तापमान बढ़ाते हैं, तापमान बढ़ाने पर ऑन इंक्रीजिंग टी से समझ लाइए टेम्परेचर, जब टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तब मैग्नेटिक जो चुंबकीय सस्पेबिलिटी होती है, मैग्नेटिक सस्पेबिलिटी, इसको हिंदी में मुझे नहीं पता क्या कहते हैं, ठीक है, आप हिंदी में देख लेना, पर आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा। सस्पेबिलिटी, इसका तापमान बढ़ाने पर पराविद्युतीय और वो डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक जो पदार्थ होते हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये पूछा गया था, अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय पदार्थ पे। तो स्टूडेंट पहले हम बात करेंगे किनकी, प्रतिचुंबकीय, डाईमैग्नेटिक, किसकी, डाईमैग्नेटिक की। तो स्टूडेंट डाईमैग्नेटिक पे टेम्परेचर बढ़ाने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, नॉट डिपेंड, ये तापमान पर निर्भर नहीं करता, तो नॉट डिपेंड, ठीक है, ये ऑप्शन था, नॉट डिपेंड। परंतु स्टूडेंट अगर आप अनुचुंबकीय या पैरामैग्नेटिक की बात करें, किसकी, पैरामैग्नेटिक अनुचुंबकीय, तो तापमान बढ़ाने पर इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है ये टेम्परेचर के, ठीक है, ये तापमान के इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है, किसके, तापमान के व्युत्क्रमानुपात या इनवर्सली प्रोपोर्शन है, इनवर्सली प्रोपोर्शन, ठीक है, प्रोपोर्शन। जब अनुचुंबकीय पदार्थों को यह टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शन होते हैं, क्योंकि जिसके कारण जो थर्मल वाइब्रेशन होने लगते हैं एटम्स के। तो अब आप लोग देख लीजिए, आप लोग कौन सा करके आए थे, वो करेक्ट आंसर, ठीक है। मेरे हिसाब से प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय दोनों के ऑप्शन दिए थे, उनमें से आप देख लेना कौन सा। देखो प्रतिचुंबकीय पे तो ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु अनुचुंबकीय होता है वो तापमान की जो अनुचुंबकीय की सस्पेंसिबिलिटी होती है वो तापमान के व्युत्क्रमानुपाती होती है, इनवर्सली होती है। तो मेरे हिसाब से जो बी ऑप्शन था वो शायद करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये दोनों मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, आप लोग जो करके आए थे वो आंसर इन दोनों में से एक ना एक है, ठीक है स्टूडेंट। देखो 4 ऑप्शन तो मुझे भी याद नहीं, पर जो क्वेश्चन दिए थे उनके जो अकॉर्डिंग आंसर्स हैं वो ये हैं। मोस्टली जिस बच्चे ने सारे क्वेश्चन किए उसके तो समझ में आएगा कि कौन से क्वेश्चन, जिसने सारे पढ़े उनके तो जरूर समझ में आएगा कि कौन से क्वेश्चन के आंसर क्या क्या थे। अब जिस स्टूडेंट ने नहीं किए तो वो, उसको तो बिल्कुल पता ही नहीं कि क्या कर क्या आना है, क्या नहीं करने आना है, तो वो फिर कमेंट सेक्शन में जाके उल्टा सीधा लिखेगा। तो प्लीज़ किसी की मेहनत को अपने इन बेहुदा शब्दों में बयां ना करें, ठीक है। जो स्टूडेंट पढ़ के आए उनको आंसर्स पता हैं तो वो स्टूडेंट के लिए आंसर्स बिल्कुल सही है। मैंने देखा था कुछ लोग RHS को बोल रहे थे RHS ये है वो है, स्टूडेंट आप लोगों की गलती है, कोई आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं था, 1-2 क्वेश्चन देखे गए हैं फिजिक्स में, 1-2 क्वेश्चन है जो आपके NCERT और RBSE दोनों से, वो भी आउट नहीं, उनका बोनस का फर्ज है तो वो दे देंगे, नहीं तो कोई ऐसी जरूरत नहीं थी, ठीक है। बच्चों आप खुद पढ़ा करो स्टूडेंट, दूसरों पर अपनी गलतियां मत थोपो। जब तक आप दूसरों पर अपनी गलतियां थोपते रहोगे तो स्टूडेंट कब तक थोपोगे, एटलीस्ट आपको क्या मिला, कुछ नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। तो इसमें से जो आंसर है वो अनुचुंबकीय वाला था, वो करेक्ट है। चलो क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में इसने पूछा पीएन जंक्शन के बारे में। जब फॉरवर्ड बाइस में कोई पीएन जंक्शन जोड़ते हैं, फॉरवर्ड बाइस में, ठीक है, हिंदी में बोले तो अग्र अवनीति बाइस में पीएन संधि को जोड़ने पर क्या होता है। तो एक बार इसका अपन डायग्राम बनाते हैं, फिर मैं बताऊंगा इसका आंसर करेक्ट क्या है। तो स्टूडेंट कुछ इस तरह से होता है ये पीएन जंक्शन, ठीक है, फॉरवर्ड बाइस में जोड़ना है अपन को, प्लस माइनस, ठीक है। ये पी टाइप हो गया, ये एन टाइप हो गया। तो पी टाइप से तो क्या जाएंगे स्टूडेंट, होल्स, ठीक है, और इधर से क्या जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स, एन टाइप से इलेक्ट्रॉन्स। तो स्टूडेंट जो मेजोरिटी में, मतलब मेजोरिटी वाला आंसर था, मेजोरिटी चार्ज जो होते हैं वो कैरी करती है, ठीक है, जिनकी अधिक मात्रा में होंगे वही चार्ज कैरी करते हैं, ठीक है, मेजोरिटी चार्ज ही कैरी करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या था, मेजोरिटी चार्ज वाला, जो कि शायद 4th ऑप्शन था वही था। मेजोरिटी अधिक मात्रा में जो चार्ज उत्पन्न होंगे, जहाँ ज़्यादा मेजोरिटी होगी उधर ही वो चार्ज कैरी करेगा। तो करेक्ट आंसर क्या था, मेजोरिटी वाला, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16, मेजोरिटी वाला इसका करेक्ट आंसर है। चलो इसको क्लीन कर देता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पर चलते हैं 16 नंबर पर। जो मेरे पास 16 नंबर का क्वेश्चन था वो पूछा था KCL, किरचॉफ करंट लूप, किस पे आधारित है, बेस्ड,
आधारित पूछा था। जो केसीएल का रूल है वो किस पे आधारित है? किरचॉफ करंट लू। तो स्टूडेंट इसका है चार्ज पर। किस पे? चार्ज, आवेश पर। ठीक है, किस पे है? आवेश पे। आवेश वाला जो स्टूडेंट करके आए वो स्टूडेंट बिल्कुल करेक्ट आंसर करके आए। अब तक 16 क्वेश्चन अपन कवर कर चुके हैं। ठीक है, ठीक है, आप देख लीजिए आपके कितने नंबर आएंगे इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17। 17 में पूछा है जो न्यूट्रियन कण होते हैं, न्यूट्रोनो पार्टिकल होते हैं, वो किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं? थोड़ी जो न्यूट्रोनो पार्टिकल होते हैं वो किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं? तो स्टूडेंट ये बीटा 6, जो बीटा 6 होता है उसके द्वारा निकलते हैं। ठीक है, कौन सा? बीटा 6। जो भी स्टूडेंट बीटा 6 करके आए वो आंसर करेक्ट है। ठीक है, बीटा 6 वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट है। न्यूट्रॉनो उत्पन्न पार्टिकल होते हैं वो बीटा 6 के द्वारा होते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन 18 नंबर पे। 18 नंबर जो भी नंबर है उसमें पूछा था एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन, वो ए फ्री इलेक्ट्रॉन इज प्लेस्ड path on a free electron is placed in the path of plane EMW in the electron will starting। एक मुक्त इलेक्ट्रॉन है जो EM वेव्स हैं उनके पथ से स्टार्टिंग करता है चलना। तो ठीक है, इस वाले का करेक्ट ऑप्शन क्या हो? तो स्टूडेंट एक बार समझ लिए, जब EMW वेव्स बनती तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो इसमें कुछ ऑप्शन दिए थे, आपको पूछा था इलेक्ट्रॉन कैसे चलेगा। तो स्टूडेंट इसमें इलेक्ट्रॉन हेलिकल पथ में चलता है। कौन से पथ में? हेलिकल पथ में। और ये स्टूडेंट इसके आपको मैं आंसर बता देता हूँ। इसमें 2 आंसर्स हैं, जिनमें से जो ऑप्शन में था आप लोग वो ऑप्शन का करेक्ट आंसर माना जाएगा। देखो फर्स्ट होता है इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो विद्युत क्षेत्र के क्या चलेगा? अपोजिट। इलेक्ट्रिक फील्ड के कैसे चलता है? विपरीत। ठीक है, विपरीत चलेगा इलेक्ट्रिक क्षेत्र के। और दूसरा अगर ये दिया है ये वाला तो ये वाला सही है। और चुंबकीय क्षेत्र के कैसा चलेगा? परपेंडिकुलर। चुंबकीय क्षेत्र के परपेंडिकुलर या लंबवत। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत चलेगा। और हेलिकल पथ होता है ईएम वेव का, उसके अकॉर्डिंग चलता है। कैसे पथ में? हेलिकल। ठीक है, हेलिकल पथ में चलता है, विद्युत क्षेत्र के विपरीत अपोजिट चलता है, और चुंबकीय क्षेत्र के परपेंडिकुलर चलता है। ठीक है, ये 3 ऑप्शन में से आपको एक जो भी ऑप्शन मिल जाएगा वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन तो मेरे पास भी नहीं थे, ये जो आपको अपने ऑप्शन में जो लोग करके आए इनमें से एक ना एक वो बिल्कुल करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट 19 नंबर। ऑलमोस्ट 22-23 क्वेश्चन है जो मेरे पास आए थे, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो 19 नंबर क्वेश्चन में पूछा है, आपको एम दिया है। एम क्या दिया था? मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, चुंबकीय शक्ति दी थी, मतलब शक्ति नहीं, चुंबकीय पावर, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। और ए दिया था क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो इसमें उसने पूछा था करंट का फॉर्मूला। तो स्टूडेंट डायरेक्ट ही आपकी बुक्स से आया था, तो आई बराबर एम अपॉन ए। जो स्टूडेंट ये करके आए वो बिल्कुल करेक्ट करके आए, आई बराबर एम अपॉन ए। तो आपने 19 क्वेश्चन कर लिए, तो स्टूडेंट आपके अंदाजा लग गया होगा आपके कितने सही गए, मोस्टली कितने गलत गए। बच्चों गलत जाए तो घबराने वाली बात है नहीं, अगर आपके गलत गए तो बहुत सारे स्टूडेंट के भी गलत गए होंगे। ठीक है, फिजिक्स तो थोड़ी टफ आई थी, मान सकते हैं इसको, क्योंकि जिस तरीके से बायोलॉजी केमिस्ट्री का पेपर सरल आया तो उस तरह से थोड़ी फिजिक्स भी सही होती तो स्टूडेंट अच्छा सही स्कोर बन जाता है। चलो कोई ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में। आपको पूछा है 2 तीव्रताओं का अनुपात दिया था I1 और I2 का, कितना? 9:1। इसमें आपको आई मैक्स और आई मिनी पूछा था, आई मैक्स और आई मिनी। ठीक है स्टूडेंट, आप इसको यहाँ से लिख सकते हैं। आप यहाँ से जब इस तरह के रेशो वाले सवाल होते हैं तो अपन तीसरे चौथे में पढ़ते हैं, इनको ऐसे कर लेते हैं। यहाँ से निकल आया I2 बराबर 9I1। ठीक है, ये तो आपको पता है कैसे निकाल सकते हैं। I2 निकालने तो 9 अपॉन इन दोनों को जोड़ के ये कर सकते हैं। ठीक है, हमने मान लिया I2 बराबर 9I है, मतलब इन दोनों का अनुपात 9 अनुपात है, तो I2 बराबर 9I। तो आपको डायरेक्ट इसका फॉर्मूला पता होगा, कैसे लिखते हैं? √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर अपॉन √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। जब आप यहाँ पे वैल्यू डालोगे तो आगे देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में, एक बार देख लीजिए, फिर इसको मैं वो करूँगा। चलो इसको उठाता हूँ। चलो अब ये फॉर्मूले में अपन वैल्यू डालेंगे सीधी। तो स्टूडेंट अपन फॉर्मूले में वैल्यू डालते हैं, तो √I1 प्लस √I2 की जगह 9I1 का होल स्क्वायर अपॉन √9I1। स्टूडेंट वो जो फॉर्मूला था नीचे वाले में I2 है यहाँ पे। ठीक है, क्या है? I2
I2 है, वहाँ माइनस अंडर I1, जहाँ वो हमने वो लिख रखा है I1 वहाँ I2 है, ठीक है, ये I2 की वैल्यू है, तो उसको आप करेक्ट करना, जल्दबाजी में थोड़ी गलती हो जाती है। आप जैसे ही वैल्यू डालोगे तो आपके पास 16I1/4 आंसर आ जाएगा, ठीक है, 4I1, दोनों ही I1 में। जैसे आप इसको डिवाइड करेंगे तो 4:1 रेशो आता है किसका, आई मैक्स और रेशो आई मिनी का। तो एक ही ऑप्शन था 4:1 वाला करेक्ट आंसर। तो किसी ने नहीं करा है, मैं एटलीस्ट आपको सॉल्व तो करवा रहा हूँ। तो आपको फुल एक्सप्लेनेशन चाहिए वो वीडियो बना दिया जाएगा, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाती थी, इसलिए आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन दे दिए, कुछ के डायरेक्ट ही आंसर बताएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको आप देख लीजिए, फिर मैं इसको उठाने वाला हूँ। चलो उठा देता हूँ स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो भी है 21-22 आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा था कि जो कॉमन बेस ट्रांसमीटर होता है, ठीक है, जो कॉमन बेस ट्रांसमीटर होता है उसमें जो करंट की वैल्यू होती है वो क्या होती है, करंट गेन एल्फा होता है, वो कितना होता है। तो स्टूडेंट एग्जैक्ट वैल्यू 0.995 होती है, मतलब 1 से कम होगा, लेस देन 1, ठीक है, लेस देन 1। जो भी स्टूडेंट ये आंसर करके आए वो करेक्ट है। तो इस प्रकार हमने अपने यूट्यूब चैनल पर तीनों ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों के सॉल्यूशन स्टूडेंट सबसे पहले और बिल्कुल सटीक दिए, 98% एक्यूरेसी के साथ दिए आपको, ठीक है। चलो आप वीडियो जरूर शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट, अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, अभी क्वेश्चन बचे हुए हैं, खत्म नहीं हुई वीडियो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी है 22, 23, 21 जो भी है, इसमें पूछा था इन फुल वेव रेक्टिफायर, इन फुल वेव रेक्टिफायर, जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है न्यूमेरिकल है स्टूडेंट, इसमें फुल वेव रेक्टिफायर की फ्रिक्वेंसी जो तीव्रता उसके अंदर दी गई थी, इनपुट तीव्रता कितनी दी थी, 50 हर्ट्ज दी थी। तो पूछ रहा था आउटपुट क्या होगा। तो स्टूडेंट मैं इसको बता देता हूँ दो तरीके से, ठीक है। इनफेक्टिव इन फुल मतलब पूर्ण तरंगदारी रेक्टिफायर था, उसके अंदर 50 हर्ट्ज की तीव्रता इनपुट करते हैं, तो आउटपुट क्या निकलेगा। देखो स्टूडेंट अगर आप फुल के अंदर करते हो तो आंसर क्या आता है, डबल, ठीक है, 100 हर्ट्ज। और अपन हाफ के करते हैं तो आंसर आता है हाफ के अनुसार जो रहती है वही रहती है। फुल के अंदर आपको पता है पूरा चक्र होता है, तो उसमें दोनों ही निकल के आ जाती है, ठीक है। तो 100 हर्ट्ज वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट था जो करके आए। चलो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर जो भी है 24 के करीब है, ऑलमोस्ट आपके 2-3 क्वेश्चन रह जाएं, क्योंकि वो स्टूडेंट ने मेरे पास भेजे नहीं, और क्योंकि इतने क्वेश्चन याद भी नहीं हो पाते सभी को, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है रेंज ऑफ एल्फा पार्टिकल, जो एल्फा पार्टिकल की रेंज होती है वो क्या होती है। एल्फा पार्टिकल की रेंज पूछी है आप लोगों को, ठीक है। तो स्टूडेंट एल्फा पार्टिकल की रेंज होती है 2 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 2 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर्स में होती है, 2 से 10 के बीच में। तो जो ऑप्शन करेक्ट था वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसमें कुछ देखो, उसमें 10 मीटर ऑप्शन था वो गलत था, 10 की पावर कुछ था वो भी गलत था, और उसमें जो सेंटीमीटर में 2 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर के बीच में वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है। उसमें ऐसे आंसर नहीं दिया 2 से 10, उसमें दिया है कि सेंटीमीटर्स में, कुछ सेंटीमीटर्स में, तो कुछ सेंटीमीटर वाला ये ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। थोड़ा समझदार बनो स्टूडेंट, ये आंसर करेक्ट है। चलो लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है। लास्ट क्वेश्चन में पूछा है अपन को लीनियर मैग्निफिकेशन, जो स्टूडेंट जो भी क्वेश्चन है रेखीय आवर्धन के बारे में, ठीक है, रेखीय आवर्धन या लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन की वैल्यू पूछी। तो स्टूडेंट ये डिपेंड करता है जो इमेज होती है, जो तुम्हारी इमेज होती है वो कैसी बनती है। लीनियर मैग्निफिकेशन डिपेंड ऑन इमेज, ठीक है, M = V/U। अगर स्टूडेंट इमेज आपकी रियल है तो वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। तो क्योंकि क्वेश्चन मेरे पास पूरा नहीं आया था, बस ये पूछा था लीनियर मैग्निफिकेशन, तो अगर इमेज रियल बनी है, वास्तविक बनी है, तो उत्तर नेगेटिव आएगा। अगर आपकी वर्चुअल आभासी बनी हुई है, कैसी, आभासी, तो स्टूडेंट आंसर आपका आता है पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू, वास्तविक का नेगेटिव और आभासी का पॉजिटिव। तो स्टूडेंट ये इतने सारे मेरे पास क्वेश्चन आए थे, आपके कम से कम 22-23 क्वेश्चन है, वो मैंने आपको सॉल्व करवा दिए हैं,
ठीक है, बाकी के जो 3-4 क्वेश्चन बचते हैं आपके, तो वो आंसर किए आने के बाद सब कुछ सॉल्यूशन करवा दिया। एक ये आपको आपकी हाईली डिमांड पर ये तुरंत आंसर दिए गए थे, जिसके आंसर मैंने आपको बता दिए। देखो, एकमात्र अपने यूट्यूब चैनल पर सब कुछ डिस्कस करा दिया। इतनी सारी मेहनत की स्टूडेंट, आप वीडियो जरूर शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको हर एक अपडेट मिलता रहेगा सबसे पहले और सटीक। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।